हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लेमिंगो की बेहद दिलचस्प कहानी गोइंग प्लेसेस की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सपनों, कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच चलने वाले संघर्ष का एक शानदार चित्रण है। इस कहानी के माध्यम से ए.आर. बार्टन हमें सोफी के जीवन में झांकने का मौका देते हैं। सोफी एक ऐसी किशोरी जो बड़े सपने देखती है, कल्पनाओं की उड़ान भरती है और वास्तविकता के कठोर सच से टकराती है। ए.आर. बार्टन, जिनका जन्म 1908 में यूरोप में हुआ था, ने अपने लेखन में युवा मनोविज्ञान और उनके सपनों को गहराई से उकेरा है। उनकी कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि किशोर मन कैसे सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। गोइंग प्लेसेस हमें सोफी की उस काल्पनिक दुनिया में ले जाती है जहां वो अपने आदर्श डैनी केसी से जुड़ने की कोशिश करती है। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या कुछ और? तो चलिए सोफी की इस अनोखी यात्रा को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि सपनों की यह कहानी हमें क्या सिखाती है। सोफी स्कूल से लौट रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। आंखों में एक सपना था जो शायद अभी उसके लिए बहुत दूर था, लेकिन वह उसे अपनी मेहनत से हासिल करना चाहती थी। जब मैं स्कूल छोड़ूंगी, सोफी ने उत्साहित होकर कहा, मैं एक बुटीक खोलूंगी। जानसी, जो सोफी के साथ चल रही थी, थोड़ा संकोच करते हुए बोली, ऐसा करने के लिए पैसे चाहिए सोफी। सोफी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ढूंढ लूंगी। और उसने दूर सड़क की ओर देखा, जैसे वह पहले से ही अपने सपनों को सामने देख रही हो। तुम्हें इतना पैसा बचाने में बहुत समय लगेगा। तो क्या हुआ? सोफी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, शुरू में मैं मैनेजर बन जाऊंगी, जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते। और वैसे भी मुझे पता है कि सब कुछ कैसे होगा। पहले तो वे तुझे मैनेजर बनाएंगे नहीं सोफी, मैं तो मैरी क्वेंट जैसी बनूंगी। सोफी ने कहा, मैं इस शहर का सबसे शानदार बुटीक खोलूंगी। झांसी थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि दोनों का नाम बिस्किट फैक्ट्री में पहले ही तय था। वह चाहती थी कि सोफी ऐसी बातें ना करे। जब वे सोफी की गली में पहुंचे तो झांसी ने कहा, बस कुछ ही महीने बाकी हैं सोफी, तुम थोड़ी समझदारी से काम लो। दुकान में काम करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते, तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हें ऐसा करने के लिए इजाजत नहीं देंगे। तो फिर एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, वहां तो सच में पैसे होते हैं, और मैं शायद बुटीक भी चला सकती हूँ। अभिनेत्री हमेशा पूरा समय काम नहीं करती है ना? सोफी ने मस्ती में कहा, वैसे एक फैशन डिजाइनर भी बन सकती हूँ, कुछ थोड़ा सा एलिगेंट। इतना कहकर सोफी गली में घुस गई, जबकि झांसी बारिश में खड़ी रह गई। अगर कभी मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं बुटीक जरूर खोलूंगी। हाँ, अगर कभी पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा घर खरीद कर हम सबको उसमें रखोगी। सोफी के पापा ने शेरपट पाई को खाते हुए कहा। उनका चेहरा पसीने से तर और थका हुआ था। वो सोचती है पैसे पेड़ पर उगते हैं, है ना पापा? छोटे डेरेक ने अपने पिता की पीठ से लटकते हुए कहा। सोफी ने अपनी माँ की पीठ पर झुकी हुई दृष्टि से देखा, जो बर्तन धो रही थी। उनकी पीठ मुड़ी हुई थी और एप्रन की पतली सी डोरी में एक हल्का सा बंधन था। यह दृश्य उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर वो अपने भाई के पास चली गई। वह दूसरे कमरे में बैठा मोटरसाइकिल के पार्ट्स को ठीक कर रहा था। उसका भाई जियो अब बड़ा हो चुका था और 3 साल पहले स्कूल छोड़ चुका था और अब एक मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था। जब भी वह बोलता तो ऐसा लगता जैसे वह कहीं दूर किसी अनजानी जगह पर चला गया हो। वह बहुत कम बोलता था और सोफी को उसकी चुप्पी से जलन होती थी। उसे लगता था कि उसकी चुप्पी में वह उन स्थानों की यात्रा करता है जहां वह कभी नहीं जा पाई। सोफी अपने भाई जोब के बारे में सोचती है, क्या उसे कभी ऐसे लोग मिले होंगे, अलग अलग दिलचस्प लोग जिनके बारे में वो कभी नहीं बताता? यह हो सकता था क्योंकि जोब काफी चुप था और नए दोस्त बनाने में उसे आसानी नहीं होती थी। उसे यह जानने की बड़ी इच्छा थी। वह चाहती थी कि वो उसके दिल में और गहरी जगह बना सके और शायद एक दिन वो उसे अपने साथ उन जगहों पर ले जाए जहां वो कभी नहीं जा पाई। लेकिन उसे यह भी पता था कि उनके पिता इसके खिलाफ होंगे और जेब ने कभी अपनी राय नहीं दी थी। सोफी जानती थी कि वो उसे बहुत छोटी मानता है। यह सोचते हुए वह थोड़ा उदास हो गई। उसे लगता था कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो उसका इंतजार कर रही है, और उसने महसूस किया कि वह वहां भी घर जैसा महसूस करेगी जैसे शहर में करती है। वह अपने भाई जियोफ के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर सवारी करते हुए खुद को देखती थी। जियोफ ने काले चमड़े के नए कपड़े पहने थे और सोफी ने पीले रंग का एक ड्रेस पहना था जिसमें एक कैप थी। वो हवा में उड़ती हुई जा रही थी। उसके पीछे तालियों की आवाज आ रही थी, जैसे सारी दुनिया उन्हें स्वागत करने के लिए खड़ी हो। मैंने डैनी केसी से मुलाकात की, सोफी ने कहा। जियोफ अचानक मुड़ा। कहाँ? उसने पूछा। आर्केड में। अजीब बात है ना? यह कभी सच नहीं हो सकता। पर मैंने सच में उसे देखा, सोफी ने थोड़ा नाराज होकर कहा। क्या तुमने पापा को बताया? वह सिर झुकाकर नकारात्मक रूप से बोली, क्योंकि अक्सर वह अपनी सारी बातें पहले अपने भाई से ही कहती थी। मुझे नहीं विश्वास होता। वहां मैं रायस के विंडो में कपड़े देख रही थी और अचानक कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मैंने देखा वह डैनी केसी था। ठीक है, वह कैसा दिखता है? ओह, तुम तो जानते ही हो वह कैसा दिखता है, मतलब करीब से। ठीक है, उसकी हरी आंखें हैं, नर्म आंखें, और वह उतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसने सोचा कि क्या उसके दांतों का जिक्र करे, लेकिन फिर उसने चुप रहने का फैसला किया। तभी उनके पिता हाथ मुंह धोकर अंदर आए। उनके चेहरे और हाथ साबुन की खुशबू से महक रहे थे। उन्होंने टीवी चालू किया और छोटे डेरेक के जूते को सोफे से फेंकते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सोफी ने डैनी केसी से मुलाकात की, जियोफ ने कहा। सोफी अपनी जगह पर थोड़ी बेताब सी दिख रही थी।
पापा ने अपनी मोटी गर्दन घुमाई और उसे घूरते हुए देखा। उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। जेफ ने कहा, यह सच है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो टॉम फिन्नी को जानता था, उनके पिता ने टीवी देखते हुए प्रेम से कहा। लेकिन यह बहुत पहले की बात है। आपने हमें बताया था, जेफ ने कहा। कैसी एक दिन अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, पिता ने कहा। उससे भी बेहतर, वह सबसे अच्छा है, सोफी ने कहा। पिता ने गंभीरता से कहा, अगर वह अपना ध्यान रखे, अगर उसे ठीक से संभाला गया तो। आजकल खेल में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। वह ठीक रहेगा, वह देश की सबसे बेहतरीन टीम में है, जेफ ने आश्वस्त होकर कहा। पिता ने कहा, वह अभी भी बहुत छोटा है। वह मुझसे बड़ा है, सोफी ने जवाब दिया। असल में पहले टीम के लिए वह बहुत छोटा है, आप उसकी क्षमता से इनकार नहीं कर सकते, जेफ ने कहा। वह एक दुकान खरीदने वाला है, सोफी ने कहा। पापा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, यह कहाँ से सुना? उसने मुझे खुद कहा था। वह कुछ बड़बड़ाए और अपनी कुर्सी में घूमते हुए बोले, क्या यह फिर से तुम्हारी बेतुकी कहानी है? वह आर्केड में उससे मिली थी, जेफ ने कहा और पापा को सारी घटना बताई। एक दिन तुम खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डालोगे, उनके पिता ने गुस्से में कहा। जेफ को पता है कि यह सच है ना जेफ? मैं विश्वास तो नहीं करता, लेकिन चाहता हूं कि यह सच हो, जेफ ने हंसते हुए कहा। टेबल का हल्का अंबर रंग उसके भाई जेफ के कमरे की दीवार पर पड़ रहा था और उसके नीचे यूनाइटेड के पहले टीम की खिलाड़ियों का पोस्टर और उसके नीचे 3 रंगीन तस्वीरें थीं जो युवा आयरिश खिलाड़ी केसी की थीं। कभी किसी को मत बताना, वादा करो, सोफी ने कहा। बताने को है क्या? जेफ ने जवाब दिया। वादा करो जेफ, पापा मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें सच पता चला तो। प्लीज जेफ। हे भगवान, सोफी तुम अभी स्कूल में हो। केसी के पास तो लड़कियों की कतार लगी होगी। नहीं होगी। तुम्हें कैसे पता? उसने मजाक उड़ाई। उसने मुझे बताया, बस जैसे कोई लड़कियों को ऐसी बात बताएगा। हाँ, उसने बताया। वह ऐसा नहीं है, वह शांत है। जाहिर है इतना शांत नहीं जैसा तुम सोचती हो। ऐसा कुछ नहीं है जो, पहले मैंने ही बात शुरू की। जब मैंने देखा कि वो कौन है तो मैंने कहा, माफ करना, क्या आप डैनी कैसी नहीं हैं? और वह थोड़ा हैरान सा दिखा और उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही। और मुझे पता था कि यह वही है, क्योंकि उसका लहजा वही था जैसे टीवी पर इंटरव्यू में देखा था। फिर मैंने छोटे डेरे के लिए उसका ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हमारे पास कागज या पेन कुछ भी नहीं था। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर बात की रैस की विंडो के कपड़ों के बारे में। वह अकेला सा लग रहा था। और फिर जैसे ही वह जाने वाला था उसने कहा, अगर मैं अगले हफ्ते उससे मिलूं तो वह मुझे ऑटोग्राफ देगा। और मैंने कहा कि मैं मिलूंगी। अब तो तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? जेफ ने अपनी जैकेट उठाई जो चमकदार और आकारहीन थी और पहन लिया। सोफी चाहती थी कि वह अपनी शक्ल पर थोड़ा ध्यान दे। वह चाहती थी कि वह कपड़ों के बारे में थोड़ा और सोचे। वह लंबा था और उसका चेहरा मजबूत और गहरे रंग का था। वह खूबसूरत था। सोफी ने सोचा, यह जो तुम कह रही हो यह सबसे अजीब बात है जो मैंने सुनी है, जेफ ने कहा। शनिवार को वे अपनी साप्ताहिक यात्रा पर यूनाइटेड का मैच देखने गए। सोफी, उसके पिता और छोटा डेरेक गोल के पास गए। जेफ हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ ऊपर बैठा। यूनाइटेड ने 2-0 से जीत हासिल की और केसी ने दूसरा गोल किया, जिसमें मासूमियत और आयरिश प्रतिभा का मिश्रण था। वह पेनाल्टी क्षेत्र के किनारे 2 बड़े डिफेंडरों को चकमा देते हुए लगभग 12 गज की दूरी से हिचकिचाते गोलकीपर को हराया, जबकि उसके पिता उसे पास देने के लिए चिल्ला रहे थे। सोफी गर्व से चमक उठी। जेफ भी बहुत खुश था। काश वह इंग्लिश होता, बस में किसी ने कहा। आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतने वाला है, छोटे डेरेक ने अपनी मां से कहा जब सोफी उसे घर लाई। उसके पिता जश्न मनाने के लिए पब गए हुए थे। अगले हफ्ते जब वो जानसी से मिली तो जानसी ने कहा, क्या ये तुमने बताया था? क्या? तुम्हारे जेफ ने हमारे फ्रैंक से कहा कि तुम डैनी केसी से मिली थी। यह कोई जांच नहीं थी, बस जानसी की जिज्ञासा थी। लेकिन सोफी चौंकी। अरे वह! जानसी ने भवें सिकुड़ते हुए महसूस किया कि वह कुछ छिपा रही है। हाँ वही। ठीक है, हाँ मैं उससे मिली थी। तुम सच में मिली थी? जानसी ने चौंकते हुए कहा। कितनी बार मैंने जेफ से कहा था कि यह सिर्फ हम दोनों का राज था, यह कोई जानसी को बताने वाली बात नहीं थी। अगर उसने ऐसा किया तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा। ये कैसे हो सकता है? जेफ उसे सारी बात कैसे बता सकता है? उसने मन ही मन सोचा। यह एक छोटा सा मामला था। मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन हमारे पास न तो कागज था और न ही पेन, बस। जेफ ने और क्या कहा होगा? सोफी सोचने लगी। हे भगवान, काश मैं वहां होती। हाँ, मेरे पापा तो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तुम जानती हो वह कितने परेशान होते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे घर के आसपास इकट्ठा होकर पूछें, ये क्या है, डैनी केसी के बारे में। वह मुझे मार डालेंगे और तुम जानती हो जब मम्मी को पता चलेगा तो क्या होगा। जानसी ने हल्के से कहा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सोफ, तुम जानती हो। अगले सप्ताह रात के अंधेरे में वह नहर के किनारे चलती रही, एक संकरे रास्ते पर, जहां केवल घाट के पास लगे बल्बों की रोशनी थी और शहर की निरंतर गूंज दूर दूर से सुनाई दे रही थी। यह वह जगह थी जहां वह बचपन में अक्सर खेला करती थी। वहां एक लकड़ी की बेंच थी जहां कभी कभी प्रेमी आते थे। उसने बैठने का निर्णय लिया। वह हमेशा से यही सोचती आई थी कि इस तरह की मुलाकात के लिए यह एकदम सही जगह थी। ऐसे लोगों के लिए जो नहीं चाहते थे कि उन्हें देखा जाए। वह जानती थी कि वह इसे पसंद करेगा।
कुछ समय तक इंतजार करने के बाद उसने अपनी कल्पना में उसकी आहट सुनी। नहर के किनारे वह उसे आते हुए देख रही थी और अपने खुद के रोमांच की कल्पना कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उसने यह विचार भी मन में लाया कि शायद वह नहीं आएगा। यहाँ मैं बैठी हूँ, उसने खुद से कहा, यह सोचते हुए कि डैनी आएगा। महसूस कर रही हूँ कि समय बीत रहा है। मुझे अंदर से संदेह के एहसास होने लगे। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन अब तक उसका कोई संकेत नहीं दिखा। मुझे याद है कि जोप ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा, और जब मैंने सबको बताया था कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं किया था। अब अगर वह नहीं आता तो मैं क्या करूँगी? मैं उन्हें क्या बताऊँगी? लेकिन हम जानते हैं कि यह कैसे था, डैनी कैसी और मैं। यही महत्वपूर्ण है। लोग क्या विश्वास करते हैं उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे दुख हो रहा है यह जानकर कि मैं कभी उन्हें यह नहीं दिखा पाऊंगी कि वे मुझ पर शक करके गलत थे। वह इंतजार करती रही और अपने अंदर की बदलावों को मापती रही। आत्मसमर्पण एक अचानक होने वाली बात नहीं थी। मैं अब दुखी हो गई हूँ, उसने सोचा, और यह दुख एक भारी बोझ बन गया है। यहाँ बैठकर यह जानते हुए कि वह नहीं आएगा, मैं भविष्य देख सकती हूँ और यह समझती हूँ कि मुझे इस बोझ के साथ जीना पड़ेगा। जाहिर है वे मुझ पर शक करेंगे, जैसे कि वे हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन मुझे सिर उठाकर चलना होगा, याद रखते हुए कि यह कैसे था। पहले ही मैं घर लौटने की धीमी राह को देख सकती हूँ और जियो का निराश चेहरा। जब मैं उसे बताऊंगी वह नहीं आया, वह डैनी, वह फिर गुस्से में दरवाजा बंद कर देगा। वह टूटी फूटी सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर आई। पब के बाहर उसने अपने पिता की साइकिल दीवार से टिकी हुई देखी और उसे राहत मिली। जब वह घर पहुंचेगी तो वे वहां नहीं होंगे। माफ कीजिए, क्या आप डैनी कैसी नहीं हैं? आर्केड के बाहर वह उसे फिर से याद करती है। क्या आप डैनी कैसी हैं? वह पलटता है, थोड़ी सी लज्जा महसूस करते हुए। हाँ बिल्कुल, मैं हर हफ्ते आपको देखती हूँ मेरे पापा और भाइयों के साथ। हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, यह तो बहुत अच्छा है। क्या आप ऑटोग्राफ देंगे? उसकी आंखें तुम्हारी आंखों जैसी हैं। उसकी नाक पर छोटे छोटे धब्बे हैं और वह थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं, और जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में एक अनोखी झिझक होती है और उसके दांतों के बीच थोड़ी सी खाली जगह है। उसकी आंखें हरी हैं और जब वह सीधा आपकी आंखों में देखता है तो वे चमकती सी लगती हैं। वे कोमल लगती हैं, लगभग डरी हुई एक हिरन की तरह। और आप नजरें झुका लेते, आप उसकी आंखों को थोड़ा देर तक महसूस करते और फिर वापस आकर उन्हें ढूंढते हैं, थोड़ा सांस लेते हुए। और वह कहता है, मेरे पास बिल्कुल भी पेन नहीं है। तभी आपको एहसास होता है कि आपके पास भी पेन नहीं है। मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा, आप कहते हैं। वह अद्भुत प्रतिभाशाली डैनी कैसी था। और उसने सब कुछ फिर से देखा। पिछले शनिवार को उसे भारी डिफेंडरों के बीच से गुजरते हुए देखा और 50,000 लोगों को अपनी सांस रोके हुए सुना। जैसे वह गेंद के ऊपर पल भर के लिए रुका और फिर जब उसने गेंद को गोल में पहुंचाया तब एक जोरदार ध्वनि की गूंज ने सबको आंदोलित कर दिया। तो ये थी गोइंग प्लेसेस, सपनों, कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच चलने वाली संघर्ष की शानदार कहानी, जिसने हमें सिखाया कि सपनों का पीछा करना अच्छा है, लेकिन वास्तविकता से आंखें मूंदना नहीं। द ग्रामर एज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की वीडियोज़ में हम अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।